हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंधन अकेडमी। तो आज हम सीडीपी पेपर 2 के आंसर की मिलाएंगे। ठीक है, और आप प्रश्नों को अच्छे से देखना। मैं पूर्ण व्याख्या के साथ आपको बताऊंगी कि ये आपका आंसर क्यों होगा। और जो कुछ भी मैंने आपको लास्ट टाइम सीडीपी के जो महत्वपूर्ण टॉपिकों पर वीडियो दी थी, ठीक उसी में से आपके प्रश्न फंसे हैं। अगर जिसने भी वो वीडियो मेरी देखी होगी, सीडीपी, ईवीएस और इसके साथ साथ आपको भाषा के महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी इन तीनों विषयों पर आपको महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए थे। और सीडीपी और भाषा के तो एक एक प्रश्न आपका चुन चुन के उन्हीं टॉपिकों से आया है। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है आपका कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। ठीक है, देखो ये समावेशी शिक्षा की बात हो रही है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, ठीक है, तो इनका क्या करना है, आपको सम्मान करना है। बिल्कुल सही है। और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। ये आपका अभिकथन बिल्कुल राइट है। कारण है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना। अब देखो, यही आपका निगेटिव हो गया, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि बातचीत से बचना नहीं है। उनके बीच सहयोग है, समूह कार्य है, ठीक है, और पढ़ाते समय तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत के अवसर देने हैं बच्चे को। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। तो फिर राइट आंसर आपका क्या होगा, ए आपका सही है और आर आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका नंबर 1 हो जाएगा। ए आपका सही है और आर आपका गलत है। अगला प्रश्न है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। वैसे तो पियाजे और आपके वाइगोत्स्की, ठीक है, दोनों एक दूसरे के विरोधी नजर आते हैं, लेकिन कुछ समानता है। तो इसमें क्या समानता है? सबसे पहला है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृत की भूमिका, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। अब देखो, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृत और समाज की भूमिका आपके वाइगोत्स्की ने की है, लेकिन पियाजे ने नहीं की है। भाषा और विचार में तो आपके वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा है फिर विचार है, और जीन पियाजे कहते हैं पहले विचार है फिर भाषा है, तो ये भी नहीं है। और चरण जैसी प्रगति पर ध्यान नहीं देना है, तो राइट आंसर है आपका नंबर 1। ठीक है, यानी बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, यानी बच्चे स्वयं से किस तरीके से सीखते हैं, तो उनका जुड़ाव। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? ठीक है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण आपको देखना है। सुविचारित बिल्कुल सही है, अनुकूलित ये भी सही है, विभेदित ये भी सही है। देखो, मानकीकृत, और ये आपको कई बार बताया जा चुका है कि मानकीकृत है, ये आपका एक निगेटिव पॉइंट होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? और ये प्रश्न आपको बहुत बार करवाया गया है। ठीक है, आपको कम्युनिटी में भी ये प्रश्न मैंने बार बार आपको रिपीट भी करवाया है। और बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखो, सोच मात्रात्मक, तो मात्रात्मक रूप में ये आपका गलत है। वयस्कों पर निर्भर भी नहीं रहते हैं, और तुलना में वयस्क पर बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, ये यानी ये तीनों आपके निगेटिव हैं। राइट आंसर है, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। जिसने भी अच्छे से हमारी सारी क्लासें देखी होंगी, उसके सीडीपी में पूरे 30 में से 30 नंबर अवश्य आए होंगे। ठीक है, सीडीपी इस बार आपकी ठीक है, पेपर इतना हार्ड नहीं था। आप एक शिक्षक हैं जो छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? और देखो, मैंने आपसे ये भी बोला था कि पेपर सॉल्व करते समय आपको अपने आप को एक शिक्षक की तरह सोचना है, बच्चे को सिखाना है आपको, बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। और जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन पर भी वीडियो मैंने आपको दी थी। लास्ट में मैंने आपको पूरी सीडीपी का फुल रिवीजन भी करवाया था, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं। और चैनल पर आपको तैयारी तो पूर्ण करा ही जाती है, किस तरीके से तैयारी करनी है ये भी हम आपको हमेशा बताते रहते हैं।
विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना, गृह कार्य सौंपना, जिसके लिए याद, अब देखो ये याद रखने वाली आ गई, ठीक है, और ये सत्रीय कार्य के लिए, तो ये दोनों ही आपके क्या है, गलत हो गए, निगेटिव है। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक, देखो अंक नहीं देने हैं, आपको हमेशा गुणात्मक रूप में ही बच्चे को मापना है, आंकना है, मूल्यांकन करना है। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर 4, और ये आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, ले वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो ले वाइगोस्की क्या कहते हैं, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अब स्वतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। भाषा और विचार जटिल विनिमय प्रक्रिया है। भाषा विचार को आकार नहीं देती है, विचार भाषा को आकार देते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ठीक है। अब देखो भाषा विचार को आकार नहीं देते हैं, आकार अवश्य देते हैं, और विचार भाषा को आकार देते हैं। तो ये आपके जीन प्याजे मानते हैं, ठीक है, कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, और वाइगोस्की का मानना है। तो इनका सिर्फ आपसे संबंध पूछा है, तो भाषा और विचार की जटिल विनिमय प्रक्रिया, यानी इन दोनों के बीच क्या है, एक यानी प्रक्रियाएं होती हैं, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखो हो सकता है कुछ प्रश्न आपके, एक दो प्रश्न जब आपकी आंसर की आए, ठीक है, ओरिजिनल, तो उसमें गलत हो जाएं, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा मतलब आयोग आपका क्या मानता है, कभी कभी इस तरीके से प्रश्नों को हो जाता है, कुछ डाउट वाले भी प्रश्न होते हैं। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अब देखो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत और वर्गीकरण के इसमें जो स्कीमा उसने बनाई है बच्चे ने, तो उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, भाषाई, शारीरिक और अंतर्वैयक्तिक। तो देखो अंतर्वैयक्तिक तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और शारीरिक भी नहीं है, भाषाई भी बुद्धि भी नहीं है, तो ये आपकी हो जाएगी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, तो प्रतिक्रिया, ठीक है, और जब भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आए तो वहाँ आपको इंग्लिश वाले के साथ जाना है, और ये बात हमने कई बार आपको बता दी है। तो ये देखो आप फीडबैक, ठीक है, और देखो फीडबैक से मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि प्रश्न आपका अवश्य पूछा जाता है प्रगतिशील शिक्षा से, फीडबैक से। तो फीडबैक आप बच्चे को आप कब कब दे सकते हो, पहले भी दे सकते हो, और वो जो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, अधगम कर रहा है, सीख रहा है, उसको आप बीच में भी दे सकते हो, और जब वो अपना कार्य समाप्त कर देता है तो आप उसको बाद में भी दे सकते हो, ठीक है। तो अधिगम आपका इस तरीके से, यानी फीडबैक आप बच्चे को दे सकते हो। तो ये इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके, तो ये आपका निगेटिव हो गया, ये नहीं होगा। वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा सिर्फ इस पर केंद्रित नहीं है, तुलनात्मक भी नहीं करना है, ये सीखने की गतिविधि के दौरान भी दे सकते हैं और पश्चात भी दे सकते हैं फीडबैक, ठीक है, प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है आपका, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लगभग कर रही है, और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। छात्र को अलग कार्य सौंपे जो उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो, ठीक है। अब छात्र को एक अलग कार्य आपको नहीं देना है वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो वाइगोस्की का सिद्धांत सामाजिक पर आपका है। छात्र की समस्या पर काम करें, समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह, अब उत्तर आप पहले से ही बच्चे को बता दोगे तो फिर वो समूह में आगे कैसे बढ़ेगा। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 2 नहीं होगा, ठीक है, राइट आंसर, क्योंकि इसमें समस्या पर काम करें, छात्र के साथ
आपको छात्र के साथ किसी समस्या पर काम नहीं करना है, ठीक है। और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, छात्र को समस्या को स्वयं हल करना है और प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार। तो राइट आंसर आपका 4 होगा, 2 नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? अब देखो, भावना, व्यक्तित्व और सामाजिक, तो सीधा सीधा आपका हो जाएगा मनोसामाजिक विकास। और इसमें भावनात्मक भी हो सकता है, लेकिन मनोसामाजिक ज़्यादा बेटर है, ठीक है। संज्ञानात्मक आपका नहीं होगा क्योंकि ये बौद्धिक विकास से संबंधित होता है, व्यक्तित्व ही नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका मनोसामाजिक। अगला प्रश्न है, रचनावादी शिक्षण शास्त्रियों को डैश अधगम की ओर ले जाता है? यंत्रवत तो बिल्कुल भी नहीं होगा, निगेटिव है, क्योंकि यंत्रवत और ये कठिन शब्दावली में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी कि यंत्रवत का अर्थ है बार बार, ठीक है। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट करवाना, ये नहीं करवाना है। ग्रहणशील भी नहीं होगा, ठीक है। अर्थहीन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। राइट आंसर है आपका खोजारत यानी क्रिएटिविटी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जा सकता है? और मैंने आपसे बोला भी था प्रगतिशील शिक्षा पर आपका प्रश्न अवश्य बनेगा, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक दिए थे उन्हीं से प्रश्न बने हैं, और आपके कितने प्रश्न सही गए हैं ये कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर, सुरक्षा की जरूरत, मासूम, आश्रित, आज्ञाकारी और केवल। तो देखो, इसमें केवल आ गया और आज्ञाकारी, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। मासूम और आश्रित भी नहीं है, कमजोर भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर फर्स्ट, यानी ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। ये आपका गलत है, ठीक है। आपके परिणाम के पर नहीं होना चाहिए। व्यवहार को दंड और पुरस्कारों से, दंड और पुरस्कार आपको बच्चे को कुछ भी नहीं देना है। अवधारणाओं को जटिल से सरल, देखो कोई भी चीज़ है तो बच्चा सरल से जटिल की ओर सीखता है, ठीक है। जटिल से सरल की ओर नहीं सीखता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर फर्स्ट, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रख करके तैयार करना चाहिए, यानी आप जब भी बच्चे को पाठ्यक्रम तैयार करते हो। अगला प्रश्न है, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? ये अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी प्रेरणा। अब देखो, बाहरी अभिप्रेरणा ये आपका गलत हो गया, क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया है कि प्रेरणा कैसी होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए। वृद्धिशील दृष्टि कोण में बढ़ी हुई बाहरी, अब देखो ये भी बाहरी अभिप्रेरणा की बात हो रही है, तो ये भी आपका निगेटिव है। ये अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। दूसरा देखते हैं, वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, और विश्वास को दर्शाता है। तो देखो स्थिर, इसमें स्थिर आ गया तो ये भी आपका निगेटिव है। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा कि अक्सर योग्यता की जो वृद्धिशील, ठीक है, यानी वृद्धि हमेशा होती रहेगी, आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व व पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो ये आपका सही है, ठीक है। यानी किशोरावस्था के दौरान जो जेंडर है, स्त्रीत्व व पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए बच्चा दबाव बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ जेंडर तो जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। देखो, जेंडर आपका जैविक रूप से हो सकता है, लेकिन जेंडर भूमिकाएं ये जैविक रूप से नहीं होती हैं, तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है कि बच्चे को आपको ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा, समूह में चर्चा, बहस के लिए प्रोत्साहित करना है।
ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय, देखो यही है, ये आपका गलत हो गया, आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान का उत्पादन अधिगम आपका कैसा है, सक्रिय है, तो ये आपका निगेटिव है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है, तो फर्स्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा यानी बाधा डालेगा। उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, तो उभरी हुई रेखाओं से ये उस पर हाथ घुमा घुमा के सीखते हैं, तो ये आपका सही है। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, यहाँ स्पर्श के साथ जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेख, तो ये भी सही है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वहाँ से व्याख्या के साथ। तो मुद्रित पाठ्य पुस्तक और नोट्स, यानी जो आप और हम नोट्स पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें इन्हें दी जाए तो ये इनके किसी काम की नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न है, और आप लोगों के कितने सही जा रहे हैं ये कमेंट करके अवश्य बताना, और कैसा पेपर गया है आपका, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। रचनात्मक मूल्यांकन, ये निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकता है। देखो रचनात्मक मूल्यांकन में हम ये पहले से कभी भी ये निर्धारित नहीं कर सकते कि बच्चा पहले क्या करेगा और बाद में क्या करेगा, तो ये आपका नहीं होगा। योगात्मक, इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ गैर लिखित व्यवहारों से विस्तृत, ये भी आपका गलत है। मानदंड सर्वित विशिष्ट विषयों की, ठीक है। मानक संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के प्रदर्शन की तुलना, साथियों के प्रदर्शन की तुलना ये नहीं करेगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। रचनात्मक में ये आपका, ठीक है, बाद में नहीं करता। पेपर पेंसिल परीक्षण लिखित व्यवहारों की भी पुष्टि नहीं होती है। साथियों का प्रदर्शन की तुलना तो आपको कभी भी नहीं करनी है, तो राइट आंसर आपका नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखेंगे, सुनीता 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीत में क्षमता रखती है, उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक है। यानी अब देखो ये सुनीता क्या है, ये संगीत में क्षमता रखती है, यानी इसमें संगीत की क्षमता है, और इसके माता पिता दोनों ही गायक हैं, और वे सुनीता को अपनी आवाज़ और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की ये क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो देखो सीधी सीधी बात है आपकी कि क्या है, आनुवंशिकता है, ठीक है। लैंगिक पहचान बिल्कुल भी नहीं है, पोषण अनुशासन भी नहीं है, वृद्धि और परिपक्वता भी नहीं है, तो आपका हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण। यानी देखो आनुवंशिक गुण उसमें अपने माता पिता के साथ आए हैं, क्योंकि उसमें क्षमता है, और बेहतर करने के लिए यानी पर्यावरण में करने के लिए उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो ये आपका पर्यावरण हो गया। और आनुवंशिकता और पर्यावरण पर भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझाए गए थे। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किसी विधि का प्रयोग किया। खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन नहीं है, प्रायोगिक भी नहीं है, ठीक है। राइट आंसर है आपका बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, यानी ये कहानियां सुनाते थे बच्चों को, ठीक है, और फिर बच्चों से नैतिक दुविधा उनके सामने प्रस्तुत करते थे। अगला प्रश्न है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक नहीं है, ठीक है, लेकिन स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। ये आपका सही है, तो राइट आंसर है आपका नंबर ए, यानी ए सही है और आर आपका गलत है। और ज़्यादातर आपके इस बार यही सही गए हैं, ए सही है आर गलत है। व्याख्या वाले प्रश्न आपके अभी बहुत एक भी नहीं आया है कारण कथन में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। स्वलीनता वातावरणीय कारक नहीं होता है, और स्वलीनता का इलाज किया जाता है। स्वलीनता वाले सभी बच्चों को कम से कम एक विशेष कौशल भैया कहाँ से आएगा। स्वलीनता एक तंत्र की विकासात्मक विकार है, तो राइट आंसर आपका नंबर 4। अगला प्रश्न है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। ये देखो कुछ स्टैंडर्ड प्रश्न आपका लग रहा है कि यानी ऐसी कौन सी रणनीति है, ठीक है, जो बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है, यानी बच्चे स्वयं भी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाएं, ठीक है। व्याख्यात्मक में नहीं सीखेंगे,
अनुबंधन में भी नहीं सीखेंगे, डटकर भी नहीं सीखेंगे, लेकिन पारस्परिक शिक्षण यानी एक दूसरे के साथ शिक्षण में बच्चे स्वयं भी सीखते हैं और दूसरों को सिखाते भी हैं। तो राइट आंसर आपका नंबर 2 हो गया। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरणीय कारक, वंशानुगत कारक, मानव जाति कारक या उत्पत्ति मूलक कारण। तो संवेदनशील अवधि वह समय होती है जिसके दौरान कुछ, ठीक है, विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो संवेदनशील। अगला प्रश्न देखेंगे। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। यानी अब देखो, सामान्य वंशानुगत कारक, तो वंशानुगत तो आपका पहले से ही हो जाता है। मानव जाति, ये आपके दोनों नहीं होंगे। तो उत्पत्ति मूलक भी नहीं है, ठीक है। यानी संवेदनशील अवधि आपकी जैसे शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था में भी संवेदनशील, ठीक है, और या फिर आपकी किशोरावस्था, कुछ भी हो, ठीक है, संवेदनशील में आपकी। तो वह समय अवधि हो जिसके दौरान तो कुछ यानी पर्यावरणीय कारक। तो राइट आंसर है आपके यानी कुछ सामान्य पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो भी आपकी संवेदनशील अवधि है, तो उसके साथ साथ, ठीक है, जो आपका पर्यावरणीय कारक है वो आपके सामान्य विकास के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। और ये प्रश्न अब की बार आपका कुछ घुमा के पूछ लिया गया है, ठीक है। जैसे कि आपसे सीधा सीधा नहीं पूछा है कि पढ़ने की प्रक्रिया किस तरीके से, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, लिखने की यानी लिखने में पठन वैफल्य, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि आपको घुमा के पूछा गया है, ठीक है, गुणज वैफल्य या इस तरीके से पूछा जाता था। तो लेकिन उसको आप सिखा कैसे सकते हो, आपसे उल्टा पूछ लिया गया है। तो पठन वैफल्य, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पठन वैफल्य क्या है। तो पठन वैफल्य है आपका पढ़ने से संबंधित, ठीक है। और ये आपको बता भी दिए गए थे, आपका पठन, वाचन और लेखन, ठीक है, यानी पढ़ना, लिखना और बोलना। तो पठन पढ़ने से संबंधित हो गया। तो जो बच्चों में पठन वैफल्य है यानी डिसलेक्सिया है, तो वो उन्हें आप किस तरीके से सिखाओगे। लंबे और जटिल गद्यांश, अब लंबे और जटिल इतने बड़े बड़े बच्चा पहले से ही नहीं पढ़ पाता है, तो ठीक है, गलत। अनुकूलन की अनुबंधित विधि, ये भी गलत है। व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से अब देखो उच्च ग्रेड स्तर के, ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। यानी बच्चा पढ़ने में गलतियां करता है, तो आपको जो भी यानी आप उसको उसी शब्द को, जो बच्चा गलत बोलता है उसी शब्द को आप बोल के दिखाइए, या फिर आप टेप रिकॉर्डर का सहायता ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो प्रशिक्षण के माध्यम से फिर बच्चे से आप बुलवा सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो भारत की कुल जनसंख्या, भारत की राजधानी, भारत में कितने राज्य। राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। और ये आपका अपसारी प्रश्न जिसे बोलते हैं अपसारी चिंतन, ठीक है, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए। उदाहरण और गैर उदाहरणों पर चर्चा, बिल्कुल सही है, ऐसा अवश्य करना चाहिए। देखो, अवसर देने की बात हो रही है, उदाहरण और चर्चा की बात हो रही है। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। ये भी आपका देखो बिल्कुल सही है। यानी बच्चे ने कोई भी एक धारणा बना ली है कि ये ऐसा होता है, तो उसके विपरीत आप उसको एक उदाहरण दो, तो फिर ये भी यानी आपका सही है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। ए और आर दोनों सही है। कहाँ आएगा, ये व्याख्या वाला प्रश्न आपका पहले आ गया। ए और आर दोनों सही है, नंबर 3 हो जाएगा। और ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, राइट आंसर आपका हो गया नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। अब देखो, एशियाई संस्कृतियों में जैसे मान के चलो कि हम भी एशिया में ही आते हैं, और हमारे यहाँ जो सामाजिक सद्भावना है उस पर अधिक जोर दिया जाता है, सही है। क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित भी किया जाता है कि गुस्सा करना बहुत गलत बात है, और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। और ये बिल्कुल सही है आपका।
भावनाएं व्यक्ति प्रज्ञा और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर आपका गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, देखो समालोचना क्या है, ठीक है, तो ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं, देखो जहाँ भी बात व्याख्या की हो जाए, निष्कर्ष की हो जाए, ये हमेशा आपका नेगेटिव होता है। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे ही सवाल बच्चे को पूछना चाहिए। केवल, अब देखो यह केवल ही आ गया है, विद्यार्थियों को संदेह सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित भी नहीं करना है, तो राइट आंसर आपका नंबर 2। नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इस प्रश्न को हम दोबारा से देखते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्यान शामिल होते हैं। ऐसे सवालों से बचना चाहिए, तो ये भी आपका वो हो गया, ठीक है, क्योंकि विश्लेषण और विवेचन की तो आवश्यकता है, ठीक है। ये बचना आ गया, तो ये गलत हो गया। ये केवल हो गया, और हतोत्साहित भी नहीं करना है, तो राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा कि ऐसे सवाल देने चाहिए जिसका निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो, क्योंकि यह चिंतन हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी कक्षाएं अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है, को पहचानना चाहिए कि बच्चा एक ही दर से एक ही समय में सीखेगा, विशेष बच्चों की ज़रूरतों को अलग शैक्षिक, देखो विशेष बच्चों की ज़रूरतों के लिए आपको अलग ये सत्र नहीं करना है, ठीक है, और एक ही समय में बच्चा नहीं सीखता है। अब आपके ये दोनों ही प्रश्न आपके मुझे सही लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं और बच्चों के बीच की हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य समावेशी शिक्षाएं रखती हैं। लेकिन ज़्यादा राइट मुझे आपका फर्स्ट लग रहा है, क्योंकि अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित बच्चे को निर्देश दिए जाते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे को उसके अनुसार, और जो मंदबुद्धि बच्चे को उसके अनुसार, दिव्यांग बच्चे को उसके अनुसार, ठीक है। तो ज़्यादा राइट आंसर आपको पहला लग रहा है, लेकिन आपका दूसरा भी हो सकता है। तो ये आपके 30 प्रश्न थे, और डेली, ठीक है, यानी डेली क्या आपको पेपर 2 और पेपर फर्स्ट दोनों की सभी विषयों की आंसर की चैनल पर दी जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच जाएगा। और इसके साथ साथ ही आपको आगामी सीटेट है, आपका यूपी टेट है, सुपर टेट है, सभी की तैयारी चैनल पर बिल्कुल फ्री में कराई जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।